रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया और बिकेगा देश का कोना कोना, क्योंकि कोरोना से भी खतरनाक है इस देश में एक अंधभक्त का होना। वो अंधभक्त जिसने इस देश को बिकवाने की पूरी तैयारी कर ली है। जो लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, वो लोग इस सवाल का जवाब दें कि आज वो क्यों नहीं बोलते कि मोदी है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का क्या हाल है, मोदी है तो देश में बेरोजगारी का क्या हाल है, मोदी है तो देश में महंगाई का क्या हाल है। ये ऐसे लोग हैं जो इस देश के अंदर देश के लिए जरा सा भी नहीं बोलते, लेकिन अगर कोई मोदी को बोल दे तो इनको ऐसा दर्द होता है कि मोदी को ना बोल के इनके डैडी को कोई बोल रहा हो। वर्ल्ड की अगर आप सबसे ज़्यादा मंदिरों की बात करें तो वो इंडिया में है। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मस्जिदों की बात करें, बेस्ट मंदिरों और मस्जिदों की बात करें तो वो इंडिया में है। लेकिन जब आप बात करते हैं कि वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी, तो वो इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के गवारों से सवाल करेगा इंडिया, लेकिन भाजपा के अनपढ़ जाहिल और गवारों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। 30 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने आज तक भारतीय जनता पार्टी को 1 रुपए की भी फंडिंग नहीं दी, लेकिन जब इनके ऊपर छापेमारी होती है तो उसके बाद ये कंपनियां 335 करोड़ रुपए बीजेपी को डोनेट करने का काम करती हैं। ये डोनेशन कैसे दी गई? डरा कर ली गई या कैसे ली गई? मतलब साफ साफ अगर कोई बीजेपी को पैसा नहीं देगा तो उसके ऊपर रेड होगी, छापेमारी होगी, सब कुछ होगा। 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 400 पार के बहुमत से आ रही है और उसके बाद इस देश के अंदर लोगों के पास में 3 ही ऑप्शन रहेंगे, या तो वो बीजेपी के अंदर आ जाएं, या फिर वो राजनीति के अंदर बोलना बंद कर दें, या फिर देश को छोड़ दें। देखिए, एक बात आप मुझे बताइए, अगर देश की डेमोक्रेसी को खतरा नहीं है तो क्या है? अभी आप सभी लोगों ने जिस तरीके से चंडीगढ़ के अंदर मेयर के चुनाव को देखा, जिस तरीके से चुनाव के अंदर धांधली को देखा, अगर वहां पर लगा सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो ये सब तस्वीरें आप सब लोगों के सामने नहीं आती। इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट देश में नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला लिया, तो अगर आप इसको मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये तो साफ साफ लोकतंत्र की हत्या है जिस तरीके से चंडीगढ़ के अंदर हुआ। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा साल 2021 के अंदर असम के एक कैंडिडेट की गाड़ी के अंदर, जो बीजेपी का कैंडिडेट था, उसकी गाड़ी के अंदर ईवीएम पाया गया। तो क्या ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है? लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा हक और अधिकार वोट डालने का हक और अधिकार है, लेकिन अगर वही जो अधिकार जो है उसमें पारदर्शिता ना रहे तो आप कैसे कहेंगे कि डेमोक्रेसी इस देश में बची है? अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो भैया, अगर आप वोट डालने को डेमोक्रेसी समझते हैं तो भैया वोट तो आपका जो है नॉर्थ कोरिया में भी डाला जाता है, वोट तो आपके रशिया में भी होते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया के अंदर रहते हैं और अगर आप वहां पर सरकार के खिलाफ वोट डालते हैं तो आपको देशद्रोही बता दिया जाता है। तो आप एक बात मुझे बताइए ना, अगर देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा हक और अधिकार है वोट डालने का राइट, अगर वो वोट डालने का राइट ही नहीं निष्पक्ष होगा तो आप कैसे कहेंगे कि आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं? जरा मुझे ये तो बताइए, जिस तरीके से, और आप इतनी दूर कहाँ जा रहे हैं? आप मत जाइए साल 2021 में, अभी आपको बताता हूँ फेब 2024, यही 2024 के अंदर अभी पुणे के अंदर ईवीएम की जो कंट्रोल यूनिट है उसको चुरा लिया गया। ये देश चल रहा है या मजाक चल रहा है? जरा आप मुझे ये बताइए। और अगर आप इसको ये नहीं कहेंगे कि डिक्टेटरशिप चल रही है तो क्या चल रहा है? लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा हक और अधिकार है कि देश के लोगों को राइट टू स्पीच का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार है। लेकिन अगर आप लोकतंत्र के अंदर, ये बीजेपी का लोकतंत्र बता रहा हूं, अगर बीजेपी के लोकतंत्र में आप सड़क पर आकर धरना और प्रदर्शन करते हैं तो आपके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, वो भी एक्सपायरी डेट के। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले क्यों किसानों के ऊपर दागे जाते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है ताकि वो रिकॉर्ड में मेंटेन ना रहे, कि अगर ये पूछा जाए कि भैया कहाँ है, कौन से गोले दागे गए हैं, इसीलिए वो एक्सपायरी डेट के गोले उनके ऊपर दागे जाते हैं। रबड़ की गोलियों से उनका स्वागत किया जाता है। आप पूरे विश्व में घूम लीजिए, कितनी सारी जगह पर किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन कहाँ पर और किस जगह पर रबड़ की गोलियां मारी गई किसानों को? बताइए ना आप मुझे। उल्टा किसान वहां पर जो है वो अपना भूसा है, कूड़ा जो है वो सरकारी भवनों पर फेंक रहे हैं, लेकिन यहाँ तो देश के किसान को सरकारी भवन तक आने ही नहीं दिया जा रहा, उसको धरना और प्रदर्शन ही नहीं करने दिया जा रहा। तो अगर आप इसको मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मुझे ये बताइए ना, ये कहाँ तक गलत है? दूसरी बात ये कि देश में रेलवे बिक गया, ये सब चीज़ें उन लोगों को समझ में नहीं आएंगी जो लोग मोदी को या तो भगवान मानते हैं या नरेंद्र मोदी जी को अवतार समझते हैं। उन लोगों को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको बता दूं, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया और बिकेगा देश का कोना कोना, क्योंकि कोरोना से भी खतरनाक है इस देश में एक अंधभक्त का होना। वो अंधभक्त जिसने इस देश को बिकवाने की पूरी तैयारी कर ली है। और आप मुझे ये बताइए, देश की गोदी मीडिया जो 24 घंटे टीवी पर बैठकर मोदी मोदी और मोदी का राग लपती है, देश की मीडिया का काम होता है देश में महंगाई, बेरोजगारी,
इन सब चीज़ों को दिखाला। लेकिन देश की मीडिया के आज टॉपिक क्या है? देश की मीडिया के टॉपिक हैं आज हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद। 24 घंटे भाड़े के किराए के इन लोगों को बैठी रहेगी लेकर बैठकर, चाहे ये मौलाना हो चाहे पंडित हो, जो 5-5 हज़ार रुपये में देश में दंगे भड़कवाने का काम करते हैं। दूसरी बात ये, देश की गोदी मीडिया एक बार भी पेपर लीक पर चर्चा नहीं करेगी। अरे जो देश की सरकार पेपर नहीं सुरक्षित रख सकती, वो देश की जनता को कहां से सुरक्षित रखेगी? आप खुद सोच कर देखिए ना, इनसे पेपर नहीं संभाले जा रहे। 2018 में एसएससी का पेपर लीक हो जाता है, एसएससी सीजीएल घोटाला हो जाता है, सबके सामने हुआ। एम्स पेपर लीक हो जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि यूपी बोर्ड परीक्षा जो होती है, यूपी आर्मी की जो परीक्षा है, वो पेपर लीक हो जाता है। इससे पहले एआईएमपीटी का जो पेपर था वो लीक हो जाता है। हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन सरकार से जो सरकार पेपर नहीं संभाल सकती, वो देश का खाक संभालेगी। जी, ये कुछ लोगों का कहना है कि ध्रुव राठी विदेश में बैठ के देश को बदनाम करने का काम करते हैं। नहीं, कौन सा, एक मिनट, वो देश के लोगों को हकीकत बताने का काम कर रहे हैं, देश के लोगों की आंख खोलने का काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक बात बता दूं, इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस होती हैं जिनको आप चुनाव में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सभी को पता है कि कोई भी चुनाव के दौरान इंडियन आर्मी के नाम पर वोट नहीं मांग सकता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना के नाम पर वोट मांगा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और योगी आदित्यनाथ ने तो इतना कह दिया, इंडियन आर्मी को भी मोदी की सेना बता दिया। और उसके बाद में जब इनके ऊपर कार्रवाई की जनता ने मांग करी, तो आपको बता दूं कि इनके ऊपर 21 दिन तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। और उसके बाद में चुनाव आयोग ने, यानी इलेक्शन कमीशन ने, इन्हें क्लीन चिट दे दी। तो आप मुझे ये बताइए कि ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? एक बार अमित शाह जी ने राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है वो पाकिस्तानी करार दिया। मतलब अपने ही देश के एक क्षेत्र जहां से बीजेपी जीत कर नहीं आती है, उस जगह को आप पाकिस्तान करार देते हैं। तो आप मुझे बताइए, ये भी सीधे तौर पर हनन है? ये भी चुनाव जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन है। लेकिन इसमें भी उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि इस देश के अंदर ईडी, सीबीआई की छापेमारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के ऊपर नहीं हो रही है, विपक्ष के नेताओं के ऊपर। एक बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, और बहुत बड़ी चीज़ के साथ में मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूं। अभी 2 दिन पहले न्यूज़ लॉन्ड्री ने अपनी एक रिपोर्ट को छापा, जिसमें उसने बताया कि सीबीआई, ईडी की जो छापेमारी है वो उन तमाम लोगों के ऊपर भी हो रही है, विपक्ष के नेताओं के साथ साथ, जो कंपनियां बीजेपी को चंदा नहीं देती हैं। आपको बता दूं, और आपको बता दूं कि जब इनके ऊपर छापेमारी हुई तो उसके बाद में 23 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने आज तक भारतीय जनता पार्टी को 1 रुपए की भी फंडिंग नहीं दी। लेकिन जब इनके ऊपर छापेमारी होती है तो उसके बाद ये कंपनियां 335 करोड़ रुपए बीजेपी को डोनेट करने का काम करती हैं। ये डोनेशन कैसे दी गई? डरा कर ली गई या कैसे ली गई? मतलब साफ साफ, अगर कोई बीजेपी को पैसा नहीं देगा तो उसके ऊपर रेड होगी, छापेमारी होगी, सब कुछ होगा। आपने इस देश के अंदर एक चीज़ सुनी होगी, एक नेता का नाम सुना होगा, हेमंत विश्वा शर्मा, ठीक है, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार, ये सब वो लोग हैं जो करप्शन में लिप्त थे, पूरी तरीके से करप्शन के अंदर जुड़े हुए थे। लेकिन जिस दिन से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, इनके ऊपर कोई छापेमारी नहीं, इनके ऊपर कोई सीबीआई की रेड नहीं, कोई ईडी की रेड नहीं। तो अगर ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या है? जरा मुझे कोई सवाल का जवाब देना कि हेमंत विश्वा शर्मा के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, नारायण राणे के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, अजीत पवार के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? एक बात आप मुझे बताइए, एक समय था जिस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा के अंदर खड़े होकर एक बयान दिया, तो उन्होंने कहा था कि ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार के लिए, ऐसी सरकार को बनाना जो भ्रष्टाचारियों से मिलकर बनी हो, उस सरकार को मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इन सब चीज़ के बिल्कुल विपरीत हैं। नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर अगर कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं करता, अभी मैं आपको आज बता देता हूं कि साल 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 400 पार के बहुमत से आ रही है। और उसके बाद इस देश के अंदर लोगों के पास में 3 ही ऑप्शन रहेंगे, या तो वो बीजेपी के अंदर आ जाएं, या फिर वो राजनीति के अंदर बोलना बंद कर दें, या फिर देश को छोड़ दें। क्योंकि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से संविधान को तार तार करने का काम कर रही है। और जिस तरीके से आज अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए, चाहे वो इस देश का किसान हो, नौजवान हो, चाहे फिर वो इस देश का पहलवान हो, सबको इस देश के अंदर देशद्रोही ठहरा दिया जाता है, उनको पाकिस्तानी ठहरा दिया जाता है। और एक बात बता दूं, इस देश के अंदर जो लोग कहते थे, चिल्लाते थे, मोदी है तो मुमकिन है, अब क्यों नहीं बोल रहे? अब तुम गूंगे हो गए? बताइए ना आप मुझे, अब तुम जी। द प्रिंट
मीडिया लिख रहा है कि जो डिक्टेटरशिप वाली वीडियो ध्रुव राठी की, उसमें ध्रुव राठी ही गलत है। अच्छा, जरा कोई मुझे सवाल का जवाब तो दे दे कि इस देश के अंदर, जिस देश के अंदर मेयर चुनाव में अगर बीजेपी नहीं जीतती तो धांधली करके जिता दिया जाता है, तो डिक्टेटरशिप नहीं तो क्या है? अगर कोई मोदी सरकार का विरोध और प्रदर्शन कर ले तो उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, तो ये डिक्टेटरशिप नहीं तो क्या है? आज मेरे को एक बात बताइए ना, किसान को उन्हीं की राजधानी में, ये किसान की राजधानी नहीं है क्या? भारत देश की, पूरे देश के तमाम लोगों की राजधानी दिल्ली है, लेकिन उसी देश के किसान को दिल्ली में नहीं आने दिया जा रहा। अगर इतनी ही शक्ति चाइना के बॉर्डरों पर हो जाती तो चाइना हमारी जमीन को कभी कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन इस देश के लोग इतने मूर्ख हैं। अभी कुछ समय पहले मार खाए हैं, पहले इन्हों को अंग्रेजों ने लूटा, उसके बाद में कितने जो बादशाह है वो इनको लूट के गए, वो इसलिए इनको लूट कर चले जाते हैं। आज हम समझ रहे हैं क्योंकि ये हिंदू मुसलमान और मंदिर और मस्जिद के नाम पर किसी और का ही नहीं, अपने ही भाइयों का खून बहाते हैं। ये मंदिर और मस्जिद में इतना लिप्त हो जाते हैं कि इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। और आपको एक बात बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, वो लोग इस सवाल का जवाब दें कि आज वो क्यों नहीं बोलते कि मोदी है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का क्या हाल है, मोदी है तो देश में बेरोजगारी का क्या हाल है, मोदी है तो देश में महंगाई का क्या हाल है। ये ऐसे लोग हैं जो इस देश के अंदर देश के लिए जरा सा भी नहीं बोलते, लेकिन अगर कोई मोदी को बोल दे तो इनको ऐसा दर्द होता है कि मोदी को ना बोल के इनके डैडी को कोई बोल रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी के बढ़ते ग्राफ को नीचे गिराने की साजिश हो रही है? नहीं, आप मुझे बताइए ना कि मोदी जी का कौन सा बढ़ता ग्राफ और कैसा बढ़ता हुआ ग्राफ? नरेंद्र मोदी जी ने किया क्या इस देश के लिए जो मोदी जी का ग्राफ बढ़ेगा? जरा ये तो बताइए मुझे, क्या किया है नरेंद्र मोदी ने इस देश के लिए? डंका बज रहा है मोदी जी का, आप सुनते नहीं हो? अरे पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में देश के किसान को किस तरीके से रोका जा रहा है उस पर चर्चा हो रही है, और आप कह रहे हो कि मोदी जी का डंका बज रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा कि नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। पूरे देश में सबको दिख रहा है कि किसानों को किस तरीके से देश में रोका जा रहा है। उग्रवादी हो जाएंगे अगर दिल्ली कूच कर लेंगे तो, तभी क्या? उनको रोका नहीं, जा क्या रहा हो है। जाएगा? उग्रवादी हो जाएंगे किसान। अच्छा, किसान उग्रवादी हो जाएंगे? देश की आज़ादी के अंदर कितने सिक्के आपको पता है इस बात के बारे में है? और नहीं, किसान का दूध, किसान का फल, किसान का सब्जी, सब कुछ देश में आ सकता है, लेकिन किसान देश की राजधानी में नहीं आ सकता। ये भाई, ये कहाँ का न्याय है? जरा मुझे ये तो बताइए आप मुझे। कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान ही क्यों है? क्या देश के और राज्य में किसान नहीं है? नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? नहीं, कहाँ होती है सबसे ज़्यादा खेती? पंजाब और हरियाणा में तो होती है। और दूसरी बात यह कि जिन देश के लोगों को आप खालिस्तानी, आतंकवादी और उग्रवादी ठहरा रहे हैं, जरा मुझे ये तो बताइए, तो इनका वोट क्यों लेते हो? इनका वोट क्यों लेते हो? मुझे ये तो बताइए आप मुझे। ये आपको उग्रवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी ये नजर आ जाते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की कोई पहली बार का भाषण नहीं है, ये हर बार का इनका यही है कि जो इनकी सरकार के खिलाफ बोले उसको ये देशद्रोही ठहरा देते हैं। 400 पार का जो नारा है उसे कैसे देखते हो? जी, 400 पार, 400 पार का नारा तो नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझ के बोला है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास में ईवीएम हो वो 400 क्या 500 पार भी आ सकता है। विपक्ष को सीट ही नहीं लाने दे सकता। आज उनके साथ है। नहीं, जनता कोई साथ नहीं। अरे अगर जनता साथ होती तो ईवीएम क्या करती है बीजेपी नेताओं की गाड़ी में? ईवीएम कब्रिस्तान में क्यों पाई जाती है? ईवीएम सड़कों पर कैसे पाई जाती है? बताइए ना आप मुझे। लेकिन चुनाव आयोग तो नहीं मान रहा है ना। जी, चुनाव आयोग तो नहीं मान रहा है ना कि ईवीएम में धांधली हो सकती है। अरे चुनाव आयोग कहाँ से मानेगा? अभी आप मुझे बताइए, एक आपको बता देता हूँ कि एक अशोक लसागा करके थे, अशोक लवासा करके थे, जो कि चुनाव आयोग में कमिश्नर थे। ये 3 लोग थे कमिश्नर, जिन्होंने 2 लोगों ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन अशोक लवासा ने उनको क्लीन चिट नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि ये सरासर गलत है जब उन्होंने इंडियन आर्मी का शब्द का यूज़ किया था। लेकिन आपको पता है उसके बाद अशोक लवासा के साथ क्या हुआ? अशोक लवासा के पूरे परिवार, उनके बेटा बेटी, उनके तमाम लोगों के ऊपर जो तमाम एजेंसियां हैं उनके नोटिस आ गए। ये मैं इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर की बात कर रहा हूँ, चुनाव आयोग के कमिश्नर की। तो आप सोच के देखिए कि जब चुनाव आयोग का कमिश्नर कोई बीजेपी की खिलाफत करता है तो उसके साथ क्या होता है, पूरे देश ने देखा। आज से पहले, यानी साल 2014 से पहले सरकारी एजेंसी यानी सीबीआई, ईडी, आईबी, इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन आज देश का बच्चा जानता है कि अगर कोई बीजेपी को ज्वाइन नहीं करेगा तो उसको इस तरीके से इस्तेमाल करवाया जाएगा। भारत की डेमोक्रेसी को आप नॉर्थ कोरिया और रसिया से तुलना कर रहे हैं, कहाँ तक सही है? नहीं, जिस देश के अंदर, जिस देश का अगर दिल उस देश का किसान है और उस देश के दिल की धड़कन उस देश का जवान है, लेकिन जवान और किसान दोनों ही परेशान हो,
आज किसान को किस तरीके से रबड़ की गोलियां मारी जा रही हैं, आपने नहीं देखा किस तरीके से किसान चोटिल हुए। अरे वो हमारे देश का किसान है जो मेहनत मजदूरी कर कर सुबह 4 बजे ठंड में उठकर खेत का पानी छोड़ता है और फसल उगा के आपका पेट भरने का काम करता है, और आप बदले में उसके ऊपर आंसू गैस के गोले ताग रहे हैं, आप बदले में उसके ऊपर जो है वो रबड़ की गोलियां मार रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश में किसान को कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ी और मर्सिडीज से आ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, उम्र भर देश का किसान गरीब रहे? क्या चाहते हैं आप कि किसान धोती में ही घूमता रहे? क्या किसान को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का, एसी बस में बैठने का उसको हक और अधिकार नहीं है? क्या किसान को अपने बच्चों को पढ़ाने का हक और अधिकार नहीं है? और ये जितने भी लोग हैं, बोलने वाला जरा एक बता दे कि इस देश में ऐसे कितने नेता हैं जिनके बच्चे सरहद की हिफाजत कर रहे हैं? 24 घंटे टीवी चैनल पर बैठकर हिंदू मुसलमान करने वाले ये देश के बिकाऊ और दलाल पत्रकार, इनके कितनों के बच्चे इंडियन आर्मी के अंदर हैं? जरा कोई मुझे सवाल का जवाब दे। है इनके पास कोई जवाब? क्योंकि ये दलाली करते हैं। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि घर जाके अपने बच्चों से कैसे नज़र मिलाते होंगे। क्या कहते होंगे कि मैं एक बार फिर देश के किसान को ना दिखाकर नरेंद्र मोदी को दिखाकर ये पैसा लेकर आया हूँ। मैं एक बार फिर इस देश के अंदर नौजवानों को, जो नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त हैं, उनको और महंगाई को ना दिखाकर मैं हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को तोड़ कर आया हूँ, उसका मुझे पैसा मिला है। ये कहते होंगे। ये ऐसे पत्रकार हैं जो घर जाके अपने बच्चों से भी नज़र नहीं मिलाते होंगे। ये ऐसे लोग हैं जो इस देश के अंदर देश के भाइयों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इस देश को पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि अगर इस देश के 4 भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और एक हो गए तो अमेरिका क्या, हम वर्ल्ड के किसी भी देश को पीछे छोड़ सकते हैं इकोनॉमी के मामले में। लेकिन हमारे देश के नेता तो हमारे ही लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। हिंदू मुसलमान, मंदिर और मस्जिद के नाम पर ना जाने कितने लोग। आज एक बात आपको बता दूं, वर्ल्ड की अगर आप सबसे ज़्यादा मंदिरों की बात करें तो वो इंडिया में है। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मस्जिदों की बात करें, बेस्ट मंदिरों और मस्जिदों की बात करें तो वो इंडिया में है। लेकिन जब आप बात करते हैं कि वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी, तो वो इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के गवारों से सवाल करेगा इंडिया। लेकिन भाजपा के अनपढ़, जाहिल और गवारों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। इसलिए आप लोगों का ध्यान शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ से हटाकर मंदिर और मस्जिद में डाइवर्ट किया जाता है। देश के लोगों से निवेदन है कि अगर देश से प्यार करते हैं तो आज देश के लिए सवाल उठाएं और देश की नेताओं से पूछें कि जो वादे आपने हमसे किए थे उन वादों को आप पूरा क्यों नहीं करते? हमारे को रोजगार क्यों नहीं देते? हमें हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद में क्यों बांट रहे हैं? हमें आपस में क्यों लड़ा रहे हैं? क्योंकि वो आपको लड़ाकर इस कुर्सी पर राज करते रहेंगे और आप आपस में लड़ लड़ कर इस देश को तबाह करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।